क्या दुनिया दोबारा न्यूक्लियर डेंजर के दौर में एंटर हो चुकी है? एक्सपर्ट्स थर्ड न्यूक्लियर एज की बात क्यों कर रहे हैं? हम अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स को कोल्ड वॉर की चीज़ समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है और शायद वी आर लिविंग इन एन एंटायरली न्यू न्यूक्लियर एज. So let's look at the three nuclear ages, first nuclear age, second and third. First nuclear age का जो era था वो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का era था. अगर न्यूक्लियर हिस्ट्री को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि फर्स्ट न्यूक्लियर एज क्या थी. ये रफली 1945 से लेकर कोल्ड वॉर के एंड तक का दौर था. मेन प्लेयर्स इसके अंदर अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, दोनों सुपर पावर्स, दोनों के पास मैसिव न्यूक्लियर आर्सेनल्स, और दुनिया का सबसे बड़ा फेयर ये था कि ग्लोबल न्यूक्लियर एनाइलेशन होगी अगर इन दोनों के दरमियान जंग होती है. तो इस दौर में जो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आए वो आए डिटरेंस के, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसको मैड कहते हैं, और आर्म्स कंट्रोल के. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे मोमेंट्स ने दुनिया को ये दिखाया कि न्यूक्लियर वॉर कितनी करीब आ सकती है. लेकिन एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स भी था, फियर ने स्टेबिलिटी भी क्रिएट की. क्यों? बिकॉज दोनों साइड्स को ये पता था कि अगर जंग होगी तो दोनों तबाह होंगे. तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर एज थी. सेकेंड न्यूक्लियर एज में ज़्यादा न्यूक्लियर प्लेयर्स ऐड हो गए. सो पहले फर्स्ट न्यूक्लियर एज के बाद सेकेंड न्यूक्लियर एज में अब दुनिया सिर्फ 2 सुपर पावर्स तक लिमिटेड नहीं रही. न्यूक्लियर क्लब एक्सपैंड हुआ. इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और चाइना का राइज भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ. अब प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो गई. क्यों? बिकॉज हर रीजन की अपनी पॉलिटिक्स थी. साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान के डायनामिक्स थे, कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया के डायनामिक्स थे, मिडिल ईस्ट में प्रोलिफरेशन के फेयर्स थे. और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सामने आया कि कोल्ड वॉर में मोस्टली सुपर पावर की लॉजिक थी, लेकिन अब रीजनल राइवलरीज न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को शेप करने लगी थी. सो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिटरेंस का लॉजिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्राइसिस भी रिपीट होते रहते हैं. हमने देखा कारगिल, पुलवामा, बालाकोट, अभी आपने मई 2025 का क्राइसिस देखा. यानी न्यूक्लियर वेपन्स ने वॉर को इम्पॉसिबल नहीं बनाया, दे जस्ट चेंज्ड हाउ वॉर्स एंड क्राइसिस अनफोल्ड. इसके बाद आती है थर्ड न्यूक्लियर एज, जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं. और अब एक्सपर्ट्स इंक्रीजिंगली ये बात कर रहे हैं कि थर्ड न्यूक्लियर एज क्या है. पर्टिकुलरली स्कॉलर्स लाइक अंकित पांडा, जिनकी इसके ऊपर अभी एक किताब भी आई है जो कि मैं सबको अर्ज करूँगी ज़रूर पढ़ें, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि हम एक नए न्यूक्लियर मोमेंट में एंटर कर चुके हैं. इसका डिफरेंस क्या है बाकी एजेस के साथ? अब सिर्फ न्यूक्स का इशू नहीं है, अब पिक्चर में आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्पेस सिस्टम्स, ड्रोन्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. यानी टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिस्ट्रप्ट कर रही है. सो इमेजिन करें कि अगर एआई वार्निंग सिस्टम गलत सिग्नल दे दे, अगर साइबर अटैक कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर दे, अगर लीडर्स को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिले ड्यूरिंग अ क्राइसिस, मिस कैलकुलेशन का रिस्क और भी बढ़ जाता है. और एक और बिग शिफ्ट भी आई है. कोल्ड वॉर में मोस्टली यूएस रशिया की इक्वेशन थी, यूएस एंड सोवियत यूनियन की इक्वेशन थी. अब अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, मल्टीपल न्यूक्लियर एक्टर्स की इक्वेशन है. यानी दुनिया जो है मल्टीपोलर हो गई है और मजीद अनप्रेडिक्टेबल हो गई है. ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए क्यों मैटर करती हैं? पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिटरेंस जो है वो सिर्फ मिसाइल्स का नाम नहीं रहा. अब चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, क्राइसिस एस्केलेशन है, रीजनल कंपटीशन है. स्पेशली साउथ एशिया में फ्यूचर क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. तो हर न्यूक्लियर एज का अपना एक लॉजिक होता है. क्वेश्चन ये है कि क्या हम थर्ड न्यूक्लियर एज को समझने के लिए तैयार हैं बिफोर दिस टेस्ट अस. सो आई होप द एक्सप्लेनर आपको हेल्प करेगा कि आप आसानी से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड न्यूक्लियर एज के बारे में बात कर सकें. थैंक यू.